ठीक है, सनिया का भी होमवर्क था। ओके, तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन हिस्ट्री, लेसन नंबर 2 थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। एज यूजुअल हम लोग जानते हैं कि लेसन नंबर हम लोग ने हिस्ट्री तो स्टडी किया था इन स्टैंडर्ड 8, बरोबर है। 4 स्टैंडर्ड से हम लोग तो स्टडी करते ही है हिस्ट्री। शिवाजी महाराज था, उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। 7 स्टैंडर्ड के हिस्ट्री में हम लोग ने राजा महाराजाओं के बारे में स्टडी किया था, मुगल्स एंड ऑल, छत्रपति शिवाजी महाराज आफ्टर हिस्ट्री क्या था, पेशवाई हिस्ट्री। ठीक है, बाजीराव 1, बाजीराव 2, 7 स्टैंडर्ड के हिस्ट्री में हम लोग ने स्टडी किया, राइट। 8 स्टैंडर्ड के हिस्ट्री में हम लोग ने फ्रीडम स्ट्रगल स्टडी किया कि हाउ वाज द फ्रीडम स्ट्रगल, जो अपनी स्टोरी थी वो स्टडी किया। टिल फ्रीडम स्ट्रगल पूरा हिस्ट्री सबको पता है, नो डाउट। टिल फ्रीडम स्ट्रगल हम लोग जानते हैं कि ऑल हिस्ट्री इज क्लियर टू अस। ओके, ऑल हिस्ट्री इज क्लियर टू अस, नो डाउट। But now we are going to study history post independence. Post independence मतलब after independence हिस्ट्री क्या था, इंडिया में क्या क्या ऐसे मेजर इवेंट्स हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो हम लोग को 47-50 तक तो हिस्ट्री पता ही है, 1947 1950, you can say that, understood. Now we are going to study history आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब 1960s 70s में क्या हुआ था, कैसा हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रेम हुआ था टिल डेट। टिल डेट मतलब 2000 2005 10 तक क्या स्टेटस था ऑफ आवर कंट्री हिस्ट्री। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिखाई दिया सबको। इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1950, समझा? ओके, इंडिया इवेंट आफ्टर 1950, इंडिया का जो इवेंट है वो इवेंट कैसे और क्या था इसके अंदर, वो हम लोग इसमें अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि चलो इंडिया को आज़ादी 1950 47 से मिली, 50 में अपना कंट्री डेमोक्रेटिक हो गया था। ठीक है, डेमोक्रेसी फ्रेम हुई, डेमोक्रेसी के थ्रू से हम लोग ने अपना कंट्री गवर्नमेंट थ्रू से चलाना स्टार्ट किया। बट उसके बाद कितने प्राइम मिनिस्टर्स आए, हर एक प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने थ्रू से क्या क्या काम किया। फिर जो आज हम लोग स्टडी आउट कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान वॉर, वो वॉर कब से चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, इंडिया चाइना वॉर कैसे हुआ था, उसको हैंडल ओवर कैसे किया था। ठीक है, ये सब मेजर इवेंट्स है जो हम लोग इस लेसन में स्टडी करेंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? These are all the major events which we have to study in this lesson. और हर एक प्राइम मिनिस्टर्स बारी बारी कैसे बने, फ्रॉम स्टार्टिंग 2000 तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स है वो लोग का सीक्वेंस कैसा था, वो लोग ने क्या क्या काम किए, कैसे काम किए, क्या काम के कारण हम लोग स्टडी आउट कर सकते हैं कि इंडिया का स्टेटस वो टाइम पे क्या था। ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, व्हाइट रेवोल्यूशन कब हुआ था, 3 वॉर्स, इंपॉर्टेंट वॉर्स हुए थे। एक 1962-65 चाइना वॉर हुआ था, 71 बांग्लादेश वॉर हुआ था। ठीक है, 1998 कारगिल वॉर जो एक मेजर इवेंट है। पाकिस्तान के साथ अपना 3 वॉर्स हुआ है, चाइना के साथ अपना 1-2 वॉर हुआ है। वो वॉर कैसा हुआ था, फिर इंडस्ट्री लेवल कैसे बना, वो इंडस्ट्री को ऊपर आने के लिए कौन से प्रधानमंत्री थे, which prime ministers had that idea to bring the industries, factories level to up to mark. All together, all this history, all that events which have happened in the past from 1962 to date, till date, या हम लोग 2000 बोल सकते हैं, वो स्टडी अप लेवल हम लोग बोल सकते हैं, वो कैसा था। अंडरस्टूड, समझा? मतलब एक ब्रीफ स्टोरी है, इस लेसन में हम लोग क्या क्या चीजें को कवर करेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेंस कैसे था, वो कवरिंग एरिया कैसे था, इंडिया ने क्या मेजर इवेंट्स किए, फिर अपने यहाँ पे सूखा था, अकाल पड़ा था, ड्रॉट था, तो टाइम पे इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे किया, व्हाइट रेवोल्यूशन प्रोफेसर वर्गीस कुरियन जो ब्रेन चाइल्ड था उनका, जो ब्रेन आइडिया था व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए। व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब मिल्क रेवोल्यूशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं मिल्क में वो सब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स होते हैं जो एक बॉडी को मिलना चाहिए। तो वो टाइम पे ये व्हाइट रेवोल्यूशन सरकार ने कैसे लागू किया, क्या ब्रेन चाइल्ड उनके पीछे,
और कितने प्रधानमंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री गए, कौन से प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स ने what work they have done in their tenure, we are going to study in this lesson itself. Okay, समझा? तो let's start event of the 1960. ये तो हम लोग जानते हैं कि 1947 में आजादी मिला, 50 से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना. आफ्टर इंडिपेंडेंस our first independent prime minister कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी. उन्होंने अपने टीनियर में क्या क्या काम किए, क्या पॉलिसीज बनाए, क्या फ्रेमवर्क बनाए, कैसा डील किया इन अ कंट्री, वो हम लोग इस लेसन में स्टडी करेंगे. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक. इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947 कॉमन एरा. ये सी का मतलब होता है कॉमन एरा. ठीक है, अभी हम लोग वो बीसी वो सब नहीं देखते, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट. अभी हम लोग सी पैटर्न देखते हैं, न्यू पैटर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एरा. कॉमन एरा मतलब सबके लिए सेम है. इंडिया एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इन 1950. ये भी हम लोग जानते हैं. एंड बिकम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक नेशन. ठीक है, वहां से अपना डेमोक्रेसी स्टार्ट हुआ. डेमोक्रेसी मतलब क्या था ना, कि सरकार बनेगी और सरकार अपने ऊपर रूल करेगी, बट गवर्नमेंट फ्रेम करने का हक अधिकार वी द पीपल के पास है. द इंडियन सोसाइटी इज मल्टीकल्चरल एंड पीपल ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस. ये भी हम लोग जानते हैं कि इंडियन की जो सोसाइटी है वो मल्टीकल्चर है. डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज में हम लोग अभी रहते हैं. चलो पुरान काल जो था 1950s 60s 70s में देखोगे तो सिटीज इतने डेवलप्ड नहीं थे एज कम्पेयर टू नाउ. अपने पास हम लोग के पास सिटीज भी और मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी है. मेट्रोपॉलिटन मतलब वे फार अहेड. शहर से ऊपर एक और शहर है जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज. ठीक है, वो 4 ही सिटी है बोल सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. ठीक है, ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जहाँ पे तुमको सब कुछ अवेलेबल है. ठीक है, तो इसलिए उसको नाम दे दिया मेट्रोपॉलिटन, मतलब सिटी से थोड़ा ऊपर. ठीक है, रिलीजन, एथनिसिटीज मतलब वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज कास्ट टुगेदर. ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड का मतलब होता है स्टार्टिंग पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया नीडेड टू सॉल्व डिफरेंट इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट. अब ये भी बात सही है कि इंडिया को हर एक चीज को सॉल्व करना पड़ता है, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, एवरीथिंग. ठीक है, तो उसके ना वो लोग ने एक टीम बनाया था, जिस टीम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? प्लानिंग कमीशन. अंडरस्टूड? ये प्लानिंग कमीशन क्या करता है ना, आने वाले 5 साल में या ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द 5 इयर्स उनको क्या चीज इस कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट लगता है, उस पर्टिकुलर स्टेट को इंपॉर्टेंट लगता है, वो लोग प्लानिंग करके रखते हैं और चालू करते हैं. अंडरस्टूड? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लानिंग कमीशन क्या होता है कि ये ऐसा कमीशन है, कमीशन मतलब कमिटी, वो 1 पर्सन 2 पर्सन नहीं है, कम से कम 5 से 10 मेंबर्स रहते हैं और वो लोग एज ए टीम काम करते हैं. वो लोग पूरे कंट्री में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो लोग प्लानिंग करते हैं. जैसे कि रोजगार हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर फैमिली प्लानिंग थे वो टाइम पे 60s 70s में, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन थे, पोलियो, इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, लेप्रेसी, ये सब वो लोग ने क्या किया था वो टाइम पे प्लानिंग करके बनाया था. इसलिए वो कमिटी प्लानिंग कमीशन है. और हर 5-5 साल के लिए प्लानिंग कमीशन कुछ ना कुछ प्लानिंग करती है. मतलब ये आगे जो 5 साल है उनको ये चीज कंप्लीट करना है, पूरा करना है. ये 5 साल है उनको ये चीज कंप्लीट करना है. ठीक है, एंड एम्फसाइज ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ मींस टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इंडस्ट्रीज बढ़ना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना चाहिए, एंड टू एलिमिनेट पॉवर्टी इन इंडिया. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू एलिमिनेट द पॉवर्टी. गरीबी को हटाना है, गरीबी को एकदम से उनको अलग कर देना है. ये उनका मेन थीम था, जो उनका मेन था कि फैक्ट्री इंडस्ट्री बढ़ाओ. फैक्ट्री अगर आ गया 24 आवर्स चलेगा, नो डाउट. अब जब 24 आवर्स चलेगा तो वर्कर भी लगेंगे, और जब वर्कर लगेंगे तो वर्कर के हिसाब से उनको पॉवर्टी भी निकल जाएगा. मतलब एलिमिनेट करना, एलिमिनेट मतलब पूरा जड़ से निकाल देना. वो आज भी चालू है, आज भी मेन नेम तो प्लानिंग की गरीबी है, फ्रॉम 1950-60 से चालू है टिल डेट. क्योंकि ये जो एक है सक्सेस उसके अंदर इंडिया प्लानिंग कमीशन में नहीं हुआ टिल डेट. Successful conduct of elections and faith in democratic tradition made it possible for us to achieve political stability. हाँ,
अब कहते हैं ना इलेक्शंस होना जरूरी है. Why? Because we are in a democratic country. Democratic traditions है. We are the number one in a democratic country. The largest democratic country in the world बोलते हैं. मैं एशिया में भी नहीं बोल रहा हूँ, आशियाई खंड में भी नहीं बोल रहा हूँ, एशियन में नहीं. इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड. मतलब डेमोक्रेसी में हम लोग यूएसए, चाइना, जापान सबको बीट कर रहे हैं. वो कब पॉसिबल है? जब डेमोक्रेसी से इलेक्शंस प्रॉपरली हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना रहे. वरना अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगा ना तो कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर, क्योंकि वहां पे क्या रहता है, हुकुमशाही रहेगा, डिक्टेटरशिप. ठीक है. डिक्टेटरशिप में क्या हो जाएगा कि डिक्टेटरशिप में क्या हो जाएगा कि जो भी रूलिंग है वो मिलिट्री पावर रहेगा, अकेला रहेगा. अंडरस्टूड? At the same time, several social reforms, including policies and programs for the weaker sections of the society, were sought to be implemented. हर plans, हर policies, हर programs हमको बनाना है for the weaker sections also. ऐसा नहीं कि सिर्फ जो higher class societies है, जो rich peoples है, उनके बारे में कुछ planning करे. We have to look about the weaker sections of the society also, और उनके लिए भी certain planning and conditions रखना compulsory है. ठीक है. उनके लिए भी वो planning चीज होना जरूरी है. ठीक है. अब देखो 1960s मतलब 1960 61 से लेकर 69 या 70 पकड़ लो, 10 इयर्स का जो डिकेड है, 10 इयर्स का जो पीरियड. ठीक है. उसके अंदर ये जो प्लानिंग था वो क्या था? सबसे पहला हम लोग जानते हैं दिस पर्सन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो अपने पहले स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे. राइट. तो ये जो डिकेड है, डिकेड मतलब पीरियड ऑफ 10 ईयर, जैसे कि मैंने बताया 1960 से 70 तक, उस डिकेड में इन्होंने कैसा प्लानिंग किया था, क्या किया था? एज यूजुअल हम लोग जानते हैं कि वो टाइम पे तुम लोग ने 8 का अगर हिस्ट्री स्टडी किया होगा तो फुलफिलमेंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल जो लास्ट लेसन था, इंडिया को भले ही इंडिपेंडेंस मिल गया था, बट जब ब्रिटिशर्स चले गए थे तब वो लोग ने प्लानिंग कैसे किया था? 2 इंडिपेंडेंट कंट्री बनाई थी, इंडिया एंड पाकिस्तान. पीपल को पूरा ऑटोनॉमी दिया था कि आइदर तुमको पाकिस्तान में जाना है, पाकिस्तान में जाओ. इफ यू वांट टू लिव इन इंडिया यू कैन लिव सिक्योरली इन इंडिया. और प्रिंसली स्टेट्स बना के गए थे. प्रिंसली स्टेट मतलब राजा महाराजा का दौर वो टाइम पे भी था. पोर्चुगीज पीपल्स के भी रूल्स थे, क्योंकि सिर्फ ब्रिटिशर्स चले गए थे. पोर्चुगीज पीपल भी इंडिया में थे. हम लोग को आजादी सिर्फ ब्रिटिशर्स से मिली थी. तो वो बोलते हैं ना, एक पूरा अनडिवाइडेड भारत, अखंड भारत जिसको बोलते हैं, टूटा हुआ भारत में अखंड भारत, विदाउट एनी डिवीजन इंडिया हम लोग को मिला नहीं था. क्योंकि वो टाइम पे गोवा, दीव, दमन में पोर्चुगीज का रूल था. कश्मीर इशू चालू था, राजा हरि सिंह का. बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो लोग क्या कर रहे थे ना, वो लोग उनको पावरिंग दे रहे थे कि तुम लोग ही क्या करो, पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाओ, जबरदस्ती कर रहे. तो ऐसे में जो अपने प्लानिंग कमीशन थे वो लोग ने प्लान आउट किया. ठीक है. वो लोग ने रूलिंग बनाया. फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनका ये जो थॉट था, जो सोच थी कि मुझे पूरा भारत चाहिए, अखंड भारत, मुझे ऐसे डिविजन वाले भारत में चाहिए, तो उन्होंने सबको इंडिया में इंक्लूड करना चाहा. तो हैदराबाद लिबरेशन, गोवा लिबरेशन, ये सब वो टाइम पे हुआ था 48 49 में. ठीक है. भले 47 में आजादी मिल गया था, बट 48 49 में पोर्चुगीज पीपल चले गए थे. लास्ट में जाने वाले पोर्चुगीज पीपल वो ही थे. ठीक है. तो 70s 60s की जो बात हो रही है, 60s की बात हो रही है, तो उसमें क्या क्या थे देखते हैं. In the decade of the 1960s, several events occurred which had a great impact on the political situation. देखो, the regions of Goa, Diu and Daman were freed from the Portuguese. मैंने तुमको पहले ही बताया ना, and become a part of the Indian Federation. क्योंकि पोर्चुगीज में थे. हैदराबाद का भी निजाम इस लोग का था, तो हैदराबाद को भी लिबरेशन दिया था. एक साइड ये इंडिया इंटरनल है, ये तो अंदर की बात है ना, गोवा, दीव, दमन, ये तो इंटरनल की. नो, बट एक्सटर्नल भी तो टेंशन था, जैसे कि इंडिया और चाइना का वॉर, ये टेंशन भी था बॉर्डर पे, क्योंकि 1950 से ये वॉर मतलब स्टार्ट ही हो रहा था उनके लिए. समझ में आया? 1950 से जो वॉर था वो उनके मतलब
पीछे ही था कि उनको चाइना का जो मैकमैन लाइन है ना, वो लाइन चाहिए था। अरुणाचल प्रदेश में है, देखने जाओगे तो एक छोटा सा बॉर्डर है, वो बॉर्डर अगर पार करोगे तो इजीली हम लोग चाइना जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, उसको मैकमैन लाइन बोलते हैं। तो वो लाइन, एक्चुअली वो लाइन जो डिवाइड किया था यूएन ने करके दे दिया था कि ये बॉर्डर है, और वो लोग ने उधर बैरिकेड और वो सब नहीं मारे, तो उधर भी वो लोग ने आर्मीज को इंक्लूड किए थे। तो इंडिया वाले ने भी किया, इसके कारण 1962 65 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, 62 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ मैकमैन लाइन के लिए। ठीक है, देखो, rising since 1950 accumulated in the war of 1962 between the two countries. This war was fought in the regions of the मैकमैन लाइन। देखो मैंने बोला ना मैकमैन लाइन, नथुला जेलर ब्लाइव जो पास है, वो पास मतलब एक बॉर्डर का गैप है, उस गैप से अगर जाओगे तो तुम इजीली चाइना जा सकते हो। ठीक है, कुछ डाउट्स है किसी को, क्लियर कर लो। एनी डाउट्स प्लीज, किसी को डाउट्स? ओके, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट, after India become independent, Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru led the country. Obvious सी बात है, ये तो हम लोग जानते ही कि who was the first Prime Minister of independent India. He was the architect of India's foreign policy. ये मैंने तुमको बताया, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये हम लोग ने लेसन नंबर 1 में स्टडी किया था। इसका अलग से एक लेसन है सिविक्स में, लेसन नंबर 2-3 में है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो फॉरेन पॉलिसी क्या है, मतलब हर कंट्री के साथ इंडिया कैसा व्यवहार करेगा, कैसा रिलेशंस रखेगा, ट्रेडिंग रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस एक्सेट्रा, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेबल है। His contribution to the social and economical development of India is significant. ये भी बात सही है, का जो कंट्रीब्यूशन था, जो एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, सामाजिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पैसे के लिए, was far behind and far ahead. It was significant, very much important. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू passed away in 1964. passed away मतलब died. ठीक है, in 1964 में उनका अंत हो गया। ठीक है, अब उनके बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे अपने लाल बहादुर शास्त्री जी, और उनके इसमें उन्होंने क्या किया ना कि वॉर को स्टॉप करना चाहा। 65 में उनकी भी डेथ हो गई थी। टास्केंट करके एक प्लेस है, जब वो कुछ एग्रीमेंट्स और वो कुछ साइन करने गए थे तो उनकी भी वहीं पे डेथ हो गई थी। अब वो डेथ था कि मर्डर था, वो एक मिस्ट्री है। ठीक है, तो बोला गया है कि वहाँ पे डेथ हो गया था फाइनली टास्केंट करके एक प्लेस में। वहाँ पे वो यूएन और इनके साथ, रशियंस और उनके साथ कुछ डिबेट साइन करने जा रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे थे, बट सडनली पता नहीं क्या हो गया और उनकी डेथ फिक्स हो गई, क्योंकि उनको जो कश्मीर के इश्यूज थे, पाकिस्तान से जो इश्यूज, कश्मीर से जो इश्यूज थे, वो सॉल्व करने थे। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या कर दिया, टेक ओवर कर लिया। लेट्स सी, Lal Bahadur Shastri succeeded him and became the next Prime Minister of India. During his tenure, India and Pakistan went to war over the Kashmir issue in 1965. देखो, 1965 को इंडिया पाकिस्तान का एक वॉर हुआ था ओवर द कश्मीर इशू। आज भी है, हम लोग जानते हैं ना कश्मीर का तो इशू आज भी टिल डेट वो चालू ही है उनका। द सोवियत यूनियन मतलब यूनाइटेड नेशंस ट्राई टू मेडिटेट बिटवीन द टू कंट्रीज। ट्राई टू मेडिटेट मतलब उन्होंने क्या चाहा कि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते। ठीक है, वी विल हैव सर्टेन डिस्कशंस, वी विल हैव सर्टेन रूल्स। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। ये तो हम लोग ने स्टडी किया ही था ना कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान, with which he highlighted the importance of Indian soldiers and Indian farmers. ये आज भी important है, हम लोग जानते हैं कि farmers और soldiers they are the backbones of our country. ठीक है, तो उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए, उनको एक बोलते हैं ना रिस्पेक्ट, सम्मान देने के लिए उन्होंने स्लोगन बनाया था, जय जवान जय किसान। ठीक है,
अंडरस्टूड? एनी डाउट किसी को? ठीक है, सुनो। लाल बहादुर शास्त्री ब्रीथ हिज लास्ट एट तास्केन इन 1966। लाल बहादुर शास्त्री जी खुद तास्केन में लास्ट ब्रीथ किए। लास्ट मतलब 1966 में उनका स्वर्गवास हो गया था। ही वाज डेड। उसके बाद मैंने तुमको बताया तुरंत इंदिरा गांधी जी ने टेक ओवर कर लिया रेन। ठीक है, इंदिरा गांधी जी became the prime minister of India in 1966 during her tenure. Pakistan oppressive policies in East Pakistan. ईस्ट पाकिस्तान मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ईस्ट पाकिस्तान? ईस्ट पाकिस्तान क्योंकि देखो जब लॉर्ड माउंटबेटन ने जब प्लानिंग किया था, जब उनके प्लानिंग कमीशन ने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया था, पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की तरफ बांट कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग जो मैप में पाकिस्तान देखते हैं ना ऊपर, वो पाकिस्तान है। और ईस्ट पाकिस्तान कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के बाजू में एकदम, जिसको हम लोग आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो डिवीजन वो लोग ने किया था। ठीक है, जो आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उनका लिबरेशन पॉलिसी 1971। ठीक है, तो वो ईस्ट पाकिस्तान के बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो उसको पहले होल्ड पे रखते। बट इतना था कि वो टाइम पे भी 1971 में वॉर हुआ था विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेश। क्योंकि वो टाइम पे उनको जब बंटवारा हुआ था, लास्ट जो अपने चांसलर थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने डिवीजन के टाइम पे किया था कि पाकिस्तान को दो पार्ट दिया, एक ईस्ट और एक वेस्ट। ईस्ट पाकिस्तान अपने वेस्ट बंगाल मतलब बंगाल का ही पार्ट उन्होंने तोड़ के दिया। अंडरस्टूड? Resulting in a big movement there. This movement was led by Sheikh Mujibur Rahman and his organization Bahani. एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो मुजीबर ने किया था। This crisis in East Pakistan affected India as well because millions of refugees came to India. वो टाइम पे जब उनको मालूम पड़ा कि जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है ये पाकिस्तान का पार्ट है ना, तो लोग ने बहुत क्राइसिस किया। वहाँ के कितने सारे पीपल्स को रेफ्यूजीज बन के इंडिया में आना पड़ा, पीपल्स को, बांग्लादेश पीपल्स को। तभी तो देखो पहला वो ये था बांग्ला करके जानता था, बंगाल करके जानता था, अब उसको वेस्ट बंगाल के नाम से जाना गया। वाई? बिकॉज वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान आ गया ना। देखने जाओगे तो बंगाल है किधर? इंडिया के इस साइड पे है, तो उसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं? उसको वेस्ट बंगाल इसके लिए बोलते हैं ताकि ईस्ट पाकिस्तान बन के वो अलग से फॉर्म हो गया था और बांग्लादेश, क्योंकि वो बंगाल से ही बना है इसलिए उनको नाम दिया बांग्लादेश। अंडरस्टूड? तो इसके लिए वो लोग ने अलग होने के लिए फ्रॉम बांग्लादेश वी हैव टू बी अलग टूट के, इसलिए वो लोग ने नाम दिया वेस्ट बंगाल। तो ना पहला ऐसा बंगाल वही था, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल नाम से कुछ नहीं थी उसका। तो जब बांग्लादेश बना तब क्रिएशन हुआ। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? एनी डाउट्स किसी को? They can ask me. अरे 1960s फुल तुमको रीड करके आना है। कल मैं पूछूंगा तुमको स्टार्टिंग में कि कौन बना था, कैसे बना था, क्या हुआ था। अंडरस्टूड? होमवर्क कुछ नहीं है, सिर्फ रीड करना है तुमको, और जो भी है तुमको देखना है। कुछ डाउट्स है तो क्लियर कर सकते हो। वी हैव लास्ट 1 minute लेफ्ट। फास्ट। एनी डाउट किसी को? एनी डाउट? हेलो अभिजीत सर। हाँ। लेसन का नाम क्या है? हाँ, लेसन का नाम क्या है? इवेंट बिफोर 1960। ठीक है, आफ्टर कुछ बोलना 1960 था, कुछ बोलना था ये लोग को। क्या हुआ? ये रहा देखना, इवेंट आफ्टर 1960। हाँ ठीक है, इंडिया इवेंट आफ्टर 1960। हाँ ठीक है सर। एनी डाउट किसी को? लेकिन ठीक है हर्षल हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ एंड कर दो नेक्स्ट हाँ, मीटिंग के स्टूडेंट्स लिए। कोई जाएगा नहीं सर, कुछ बोलना है एक सेकंड। हाँ ठीक है।
यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड बहुत सारे लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप नंबर भेजा नहीं, मतलब मैसेज किया नहीं है, और नंबर सेव कर लो, चैट्स में आया रहेगा, देख लो। अभी भी बोल रहा हूँ, टेक्स्ट मैसेज किसी को आने वाला नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज ही सबको आएंगे, ठीक है। प्रणव फराटे हो गया, फिर साइली विश्वकर्मा, ये लोग ने अभी तक मैसेज नहीं भेजा है व्हाट्सएप पे, तो ये तीनों नंबर सेव करके तीनों पे अपने नाम के साथ व्हाट्सएप करना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे ही तुम्हें मैसेजेस आएंगे, लिंक, लेक्चर के लिंक के, ठीक है। और अभी 9th स्टैंडर्ड तुम्हारा 2 ही लेक्चर होगा, आशीष सर का लेक्चर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सिर्फ अभिजीत सर का रहेगा, मतलब लास्ट लेक्चर है ये, आशीष सर का लेक्चर नहीं होगा। लास्ट लेक्चर है। चलो, हाँ सर आशीष सर का लेक्चर नहीं होगा। हाँ, आशीष सर का लेक्चर नहीं होगा, ये लास्ट लेक्चर है। यस सर। ओके सर। हाँ ठीक है, सर बाय। रोज की आज ही। हाँ नहीं, सिर्फ आज ही। ओके सर, हाँ बाय। ओके बाय।